हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमने इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये अभी तक जाना है। ओके, लास्ट वाले वीडियो में आप वीडियो को फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो अब हम ये जानेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ओके, तो देखो, अब ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं बट 10th क्लास में आपको 5 ही पढ़ना है। जैसे कि अगर गैस का इवोल्यूशन होता है, कोई गैस रिलीज होता है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, कोई जैसे आप कहते हो ना टेस्ट ट्यूब में, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई नीचे तली में कोई सब्सटेंस है जो जमा हुआ मिल रहा है, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसा कोई सब्सटेंस मिलता है तो कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर चेंज हो जाता है तो कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या स्टेट भी चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, तो भी कहेंगे कि स्टेट चेंज हुआ है। ओके, बट अब आप बोलोगे कि मैम ये सारी की सारी बातें रटनी पड़ेगी क्या हमें? तो बिल्कुल नहीं रटनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जैक्ट, आप जैसे स्कूल की लेबोरेटरी में वर्क करते हो ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हो ना, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। बट ध्यान से सुनना, आपको इनमें से कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, विद एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे। ओके, तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला नंबर एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो जब भी आप लेबोरेटरी में जाओगे और जिंक के ग्रेनुअल को, जो कि मार्केट में मिल जाएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाओगे। अब यहाँ पे डाइल्यूट क्या है मैम? सल्फ्यूरिक एसिड तो हमने पढ़ा है, H2SO4। अब यहाँ पे डाइल्यूट क्यों लिखा हुआ है? तो देखो, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर एक भी बूंद इसका आपके बॉडी पे गिर गया ना, तो पूरा का पूरा हड्डी जो है वो गल जाएगा, बोन जो है वो गल के नीचे गिर जाएगा। तो इस वजह से मार्केट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेचना बैंड है। तो मार्केट में आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलता है। हालांकि खतरनाक तो ये भी होता है, इसी वजह से इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को टीचर के प्रेजेंस में ही किया जाता है। ओके, तो जब आप जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाओगे, जो कि लेबोरेटरी में होता है, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं कि कौन सा गैस बनेगा, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ गैस रिलीज होगा। ओके ना कोई गैस रिलीज होगा, तो हम कहेंगे कि कोई ना कोई रिएक्शन तो हुआ है, केमिकल रिएक्शन तो हुआ है। ओके, अब कैसे गैस रिलीज होगा वो इस एक्सपेरिमेंट में देखो। सबसे पहली बात, ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी बात, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, आपने डायग्राम तो पहचान ही लिया होगा। तीसरी बात, यहाँ पे ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है, ये लेबोरेटरी में होता है, केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएगा आपके स्कूल के। ओके, नाउ इस स्टैंड में ये नॉब लगा होता है, जिससे कि टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखा जाता है। आप इस नॉब को ऊपर या नीचे भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया है और साथ में ग्रेनुअल, जिंक के ग्रेनुअल्स भी डाल दिए गए हैं। तो थोड़ी देर के बाद से इसमें रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने से आप क्या देखोगे ना, कि बुलबुले यहाँ पे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। और जब भी लिक्विड्स में बुलबुले निकलेंगे तो वो ऑब्वियसली गैस की वजह से ही निकलते हैं। ओके, अब ये बात आई कि भाई ये गैस कौन सा है, इसको तो पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो गैस कैसे पहचाने कि कौन सा है? ये तो हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसका गारंटी ये है ना कि आप क्या करो ना, इस गैस को कलेक्ट कर लो। मैम कलेक्ट कैसे करेंगे? तो देखो, यहाँ पे एक जो है पाइप लगा दो, है ना, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्लोज कर दो, और इसी के बीच में से एक पाइप घुसा दो। और ये पाइप जो है क्या करेगा, ये सोप सॉल्यूशन है इस डब्बे में, है ना, सोप सॉल्यूशन है, इससे होकर के वो पाइप जाएगी, तो सोप के बबल्स के साथ ये जो गैस है वो मिक्स हो जाएगा और ये बबल ऊपर उठेगा, है ना, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। अभी आपको नहीं पता कि कौन सा गैस है, आपको नहीं पता हाइड्रोजन गैस है। ओके, मुझे पता है कि सिर्फ इसमें गैस है, कोई ना कोई गैस है। तो उसके बाद से जो सोप का गैस के साथ ऊपर आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, कैंडल को बर्न करेंगे। ओके, कैंडल को जैसे ही बर्न करेंगे तो इस गैस की वजह से ये कैंडल जो है पॉप साउंड निकालेगा। ठीक है ना, पॉप साउंड का मतलब जो पटाखा जलता है ना, छुरछुरी,
है ना, दिवाली में हम लोग जलाते हैं, उस तरह का ये साउंड निकालेगा और थोड़ा सा ब्राइटन भी करेगा, है ना, चमकीला ये उसका रोशनी होगा। तो हम कहेंगे कि ये गैस कौन सा था, हाइड्रोजन गैस था। हाइड्रोजन गैस की यही पहचान होती है कि जब भी हाइड्रोजन गैस के पास कैंडल जलाते हैं तो पॉप साउंड निकलता है, ठीक है ना, और चमकीली लाइट भी निकलती है। ओके, उसी तरीके से CO2 को पहचानने का अलग तरीका है, राइट, ऑक्सीजन को पहचानने का अलग तरीका है। तो इन सारे तरीकों को हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब पढ़ना होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को पहचानने का जो नियम है, तरीका है, आपको समझ में आ गया कि जब भी कैंडल को लाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास तो पॉप साउंड आवाज होगा, तो हम कहेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए, तो इतनी बात आई थिंक आपको याद हो गई होगी। यानी कि इस सिंगल एक्सपेरिमेंट से हमने कितनी सारी बातें देख ली ना, कि लेबोरेटरी में ये स्टैंड होता है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स को और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर सकते हैं, गैस को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद से पहचान कैसे सकते हैं कि वो गैस कौन सा है ना, और फिर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। बहुतों को सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो H2SO4 फॉर्मूला होता है। यानी आप एक चीज को देख करके बहुत सारी चीजों को दिमाग में रख सकते हो। ओके, चलिए अब फिर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी बातें नहीं मिलेंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जब भी आप पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करोगे, ओके, तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि होता है लेड आयोडाइड, ठीक है। जैसे कि ये कलरलेस लिक्विड जो आपको दिख रहा है ये है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है ये भी कलरलेस लिक्विड ही है, ये है लेड नाइट्रेट। ओके, इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसमें कि नीचे तली में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया, और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस येलो कलर का था, तो हमने इसको कहा लेड आयोडाइड, ठीक है ना। हमने क्या कहा, ये लेड आयोडाइड ही होता है, साइंटिस्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये लेड आयोडाइड होता है जो कि येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये बन जाता है नीचे तली में। यानी कि आप कह सकते हो कि मैम अब तो ये जो एग्जाम्पल आपने बताया ये तो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन का भी एग्जाम्पल है और कलर के चेंज होने का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो ना कलरलेस से कलर मिल रहा है हम लोगों को, दूसरा चेंजिंग तो हो रही है कलर में। तो यानी कि अगर इसी एग्जाम्पल को हम चेंज इन कलर वाले में डाल दे तो फिर तो वहां पे भी तो ठीक बैठेगा ना, बिल्कुल ठीक बैठेगा बच्चे, ठीक है। आप रटी रटाई बातों को मत याद रखो, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करो, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचो कि किस चीज को हम कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आप बता सकते हो क्या, 9th में पढ़ना था ना। पोटेशियम का क्या होता है सिंबल, K होता है, आयोडाइड का सिंबल I होता है, दोनों का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। ओके, यानी कि इसका दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। उसी तरीके से लेड नाइट्रेट, तो PB, नाइट्रेट का NO3 होता है, राइट, लेड का होता है वैलेंसी 2 और नाइट्रेट का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, होगा ना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। उसी तरीके से लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा PbI2, ठीक है। आपको फॉर्मूला बनाने आना ही चाहिए बच्चे, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तभी आप इक्वेशंस को बैलेंस कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखना कि लेड आयोडाइड का कलर कौन सा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। ओके, अब थर्ड नंबर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन कलर। एक तो चेंज इन कलर आप वो लेड आयोडाइड वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो यहाँ पे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी नाम सुना है क्या पोटेशियम पर मैग्नेट का, KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बच्चे, इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, ठीक है। कहीं नोट कर लो इसको, अपने नोटबुक में नोट कर लो, NCERT में भी लिख लेना कहीं पे साइड में। तो पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, ठीक, ओके। ये घरों में पाया भी जाता है, मेरे घर में तो है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, क्लिनिक्स में। ओके, तो ये होता है ना कि जब भी आपको बर्न हो गया आपके हाथ पे, तो आप तुरंत से इसको लगा लो, पिंक कलर का होता है, ऐसा लगेगा जैसे कि ब्लड ब्लड टाइप का, और लगाने के कुछ ही घंटों के बाद से ना आपका जो बर्निंग है वो ठीक हो जाएगा, और दाग भी जो है वो नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इफेक्टिव होता है ये बर्निंग में। और दूसरी बात है कि जब भी आप पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि पर्पल कलर का होता है, इसमें आप सिट्रिक एसिड को मिलाओगे ना,
सिट्रिक एसिड सुना है क्या आपने कभी? सिट्रस फ्रूट्स में होता है ये सिट्रिक एसिड, हम लोग उसको खा भी सकते हैं। वीक एसिड होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इस सिट्रिक एसिड को जैसे नींबू का रस ही मिला दो इसमें, ठीक है ना, तो नींबू सिट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे नींबू का रस मिला दोगे तो क्या होगा, ये जो कलर है ना पिंक कलर, ये गायब हो जाएगा, डिसअपियर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कलर चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल हो गया ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, सिट्रिक एसिड कहाँ पे मिलता है, कौन से फ्रूट्स में, तो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, मतलब खट्टे फ्रूट्स में मिलता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो KMnO4 होता है। कलर क्या होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो पर्पल होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब चौथे नंबर पे आते हैं, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है मैम? बिल्कुल होता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन रिएक्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके। बट हाँ होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड ही टर्म्स हैं, इतना ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बट फिलहाल मैम आप ये बताइए कि रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, तो करके देख लेते हैं। फिर से वही वाला एक्सपेरिमेंट, जब जिंक ग्रेनुल्स को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, ये रिलीज होने का सिंबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, इसके साथ साथ इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आप ना लैब में करके देखना इस एक्सपेरिमेंट को, मैम के प्रेजेंस में करना, मैम करवाएंगी, ठीक है, या फिर सर। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है इसका, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। चलिए आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट वाला, स्टेट कैसे चेंज होता है मैम, आप मेरे को ये बताइए। तो बहुत आसान है, आप कैंडल जला लो, कैंडल जलाओगे तो ये वैक्स जो है ये सॉलिड होता है ना। और ये जो वैक्स जलेगा यानी कि कंबसन होगा, जलना मतलब कंबसन होना। तो जब भी कंबसन होता है तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था कंबसन वाले चैप्टर में, कौन कौन सा चीज निकलती है गैस प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो पहला निकलता है वाटर जो कि लिक्विड होता है, और दूसरा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होता है। तो अब देख लो ना, जला तो रहे हो सॉलिड को, और प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज क्या हो रहा है, लिक्विड और गैस, ओके। यानी कि हम लोगों का स्टेट चेंज हो गया ना, सॉलिड से चेंज हो गया लिक्विड प्लस गैस में, यानी कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। कितना आसान तो था, ओके। दूसरी बात यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, तो यहाँ याद रख सकते हैं कि जब भी कंबसन होता है यानी कोई भी चीज जलती है तो वहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O and CO2 का निकलना तो कंपलसरी है। ये चीज मैंने 8th क्लास में भी बताया है, वीडियो भी आपको बनाया हुआ है कंबसन वाला, आप जाके वहां पे उसको देख सकते हो, ठीक है। H2O and CO2 का निकलना कंपलसरी होता है जब भी जलती है कोई भी चीज, कंबसन होती है तो, ठीक है। ओके आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि ये सारे के सारे जो मैंने 5 तरीके बताए, इन पांचों तरीकों का एग्जाम्पल के साथ याद रखना, बहुत बार एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी पूछ देता है, तो आप जो है आसानी से आंसर कर पाओगे। उससे भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने खास खास वहां पे बातें बताई है ना, उसको ध्यान में रखना, बहुत काम आने वाली है आगे के चैप्टर्स में, ओके। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, एनसीईआरटी ने किया है अराइज, कि हाउ विल अ केमिकल इक्वेशन शुड बी रिटन टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव। आप किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखो कि ये ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, मतलब कि उस इक्वेशन को पढ़ करके आपको बहुत सारी बातें उसके बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहली बात है कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के सिंबल्स यूज कर सकते हैं, तो हमारा स्पेस कम हो जाएगा, ये तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, ओके। तो यहाँ पे हम लेड आयोडाइड पूरा का पूरा लिखेंगे तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम आराम से PbI2 लिख सकते हैं, वो कितना छोटा हो गया, पढ़ना भी आसान हो गया, लिखना भी आसान हो गया, ओके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे किस स्टेट में पाया जा रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, हम वो भी लिख सकते हैं, ओके। तो लेड आयोडाइड क्या था, लिक्विड था, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिक्विड, ओके। गैस था तो लिख सकते हैं गैस, सॉलिड था तो लिख सकते हैं सॉलिड, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आता है एक्वस। एक्वस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन इन वाटर, जब भी किसी भी सब्सटेंस का वाटर में सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। देखो लिक्विड और एक्वस में फर्क होता है बाबू, लिक्विड जो है वो नेचुरली लिक्विड है, ठीक है। एक्वस का मतलब वो सॉलिड था बट उसको वाटर में मिला करके लिक्विड बनाया गया है, ठीक है। यही अंतर है दोनों में, लिक्विड में और एक्वस में। अच्छा, तीसरी बात कि टेम्परेचर को आप मेंशन कर सकते हो, कितने डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है।
उसके बाद से आप पीएच बता सकते हो। पीएच का मतलब कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो एसिड, बेस और सॉल्ट में। आप प्रेशर भी बता सकते हो कि कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप रिएक्शन करा रहे हो। तो ये सारी की सारी बातें आप इंक्लूड कर दोगे ना इक्वेशंस लिखते टाइम पे, तो वो जो इक्वेशन होगा उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके आपको एक्सप्लेन करके पढ़ना है इस चैप्टर में, फर्स्ट नंबर चैप्टर में। ओके, सबसे पहला जो इक्वेशन है, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन नाम से ही क्लियर है, कंबाइन कर रहा है। तो देखो ये दोनों सब्सटेंस कंबाइन करके एक तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो देखो एक सब्सटेंस दूसरे से, दो सब्सटेंस में, अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि एक सब्सटेंस जो है, ये दूसरा सब्सटेंस है, इसने आकर के इसमें से इस वाले को, ए को हटा दिया, खुद वहां पे बैठ गया, ए को बेचारा को किनारे कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना, इसके सीट से हटा के खुद बैठ गया और इसको किनारे कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक्सचेंज कर लिया, देखो सी चला गया ए के पास और यहाँ पे बी चला आया डी के पास, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब ये लास्ट में बचता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको कि हम लोग सबसे लास्ट में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये जो 4 रिएक्शंस हैं, ये जैसा नाम है वैसा ही इनका काम भी है। ठीक है, इनके बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, जैसा नाम है वैसा ही काम होता है। आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत बार एग्जाम में दे दिया जाता है, इक्वेशन पूछा जाता है कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं, किस किस टाइप के रिएक्शंस हैं, नाम लिखो। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में भी इसका यूज़ आपको मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो इसको सीरीज वाइज याद करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। ओके, सो अब हम लोग बारी बारी से इन सारे रिएक्शंस के टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा स्टडी करेंगे, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ तो कंबाइन हो रहा है मैम। ठीक है, क्या कंबाइन हो रहा है, तो देख लो, व्हेन टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू, गलती से वहां पे टी छूट गया था। तो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, जब 2 कंबाइन हो रहा है तो एक सब्सटेंस तो कंबाइन होगा नहीं बच्चे। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा ही सब्सटेंस कंबाइन होगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ 2 ही कंबाइन हो सकता है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लो आज, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा क्या कंबाइन होगा, तो बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, नहीं, एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं और ये कंबाइन होकर के सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एक ही कंपाउंड बनाते हैं मैक्सिमम केस में, तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात करी है एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे दोनों एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुआ है, तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड, देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी कंपाउंड है, H2O भी कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड मिले हैं। ठीक है, तो इनके बीच रिएक्शन हुआ है तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, ये एक सिंगल कंपाउंड है। अच्छा, रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये दोनों भी मिल सकते हैं, जैसे देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है एंड ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों मिला है तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड। ओके, तो यानी कि ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल नहीं, 2 भी मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, राइट, एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड दोनों भी मिल सकते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाएगा तो एक सिंगल कंपाउंड ही प्रोडक्ट में बनेगा। ठीक है, अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ कि क्या प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट प्राप्त हो सकता है क्या प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट प्राप्त हो सकता है क्या, सोच के बताना मेरे को। बिल्कुल नहीं, एलिमेंट नहीं मिल सकता है प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से बना है।
किसी ना किसी चीज के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बना है, यानी कि वो एलिमेंट कभी नहीं हो सकता है, एलिमेंट प्योर होता है। और कंपाउंड जो है एलिमेंट्स के किसी फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंपाउंड। यही 9th में पढ़ा था आपने कि जब फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यानी कि कभी भी प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा, कंपाउंड ही प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कंपाउंड, लिखा हुआ है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इस साइड क्या एलिमेंट कंबाइन होगा, क्या कंपाउंड कंबाइन होगा, या दोनों कंबाइन हो सकता है? तो ये तो जायज सा क्वेश्चन है मैम, आपने खुद ही तो बताया एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो दिया है ना, ये कॉन्सेप्ट आगे के स्टडीज में भी आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था बीएड का, ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रोडक्ट में सिर्फ एलिमेंट प्राप्त हो सकता है, क्या कंपाउंड प्राप्त हो सकता है क्या? तो वहां पे एलिमेंट वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, कंपाउंड वाला ऑप्शन सही होगा। एलिमेंट तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से ये सारी की सारी बातें कॉन्सेप्चुअल हैं, दिमाग में बैठा लो। राइट, वहाँ पे ध्यान दो बच्चे, मैंने आपके लिए नोट लिखा है। आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम तो सुना ही है ना? अभी 5 मिनट पहले मैंने बात की थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को ना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है मैम क्यों कहा जाता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? हाँ, इतना तो पता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड होता है ना, क्योंकि मैंने टेम्परेचर वाले सेक्शन में बात की थी, चेंज इन टेम्परेचर। तो ठीक है, बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है, जरा सा अच्छे से कंफर्म कर दीजिए। तो देखो मैं कर देती हूँ। देखो, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो हीट रिलीज होता है। ठीक है, और हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, होगा ना? देख लो, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी कि हीट रिलीज होगा तो हम बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। ओके, तो इसका हम लोग डेफिनेशन भी बना सकते हैं, बहुत टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल। ओके, तो देखो, reactions in which heat is released during the combination of reactants is called exothermic reaction। यानी कि जब भी reactants कंबाइन करेंगे तो हीट रिलीज होगा, इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम तब तो जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो जरा सा सोच के बताओ क्या जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होंगे? तो देखो, इसमें ना थोड़ा सा डाउट है। डाउट ये है कि मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक में हीट रिलीज हो रहा है, दूसरे में हीट रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन है दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई गारंटी नहीं है कि हीट रिलीज होगा। ओके, लेकिन अगर हीट रिलीज हो रहा है तो 99% चांस है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। ओके, यानी कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे ऑल की जगह आप 99% कर लो, ठीक है ना, 1% हम लोग एक्सेप्शन में लेके चलते हैं। तो देखिए 99% एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर मतलब कि हीट रिलीज अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ये तय बात है कि रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे होंगे तभी हीट रिलीज हो रहा होगा। और रिएक्टेंट्स किस रिएक्शन में कंबाइन करते हैं बेटा? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करते हैं। ओके, बट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक। इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होगा ही, यानी कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है वो एक्सोथर्मिक होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने लिख दिया है कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है, दोनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, लेकिन देख लो यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है, कंबाइन करता है, तो कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम बोलते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, घर का पुचारा देखे हो आप लोग? हाँ, घर का जो पुचारा होता है ना, वो यही चूना पत्थर आप मार्केट से खरीद के लाते हो। ठीक है, और उसको पानी में भिगा देते हो 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद से ये बन जाता है स्लैग्ड लाइम। जब पानी में भिगा देते हो ना तो ये बन जाता है स्लैग्ड लाइम, ये इसको बोल सकते हो लाइम वाटर। ठीक है, चूना पानी बोल सकते हो,
ठीक है, चूना पानी। और इसी चूने पानी से क्या होता है, पुचारा होता है घर का, ठीक है। और आपने हीट कितना रिलीज होता है तो देखा ही होगा, प्लास्टिक के बाल्टी में आप चूने पत्थर में पानी मिला के देख लेना, पूरा का पूरा बाल्टी भड़क जाएगा, ऐसा ही होता है ना, पूरा बुलबुला छूटता है हीट का। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप खुद ही करके देख सकते हो घर पे, दिवाली आ ही रहा है, कर लेना, ठीक है। खुद मत करना, जो पुचारा करने वाले होते हैं उनसे आप कहना, तो वो आपको दिखाएंगे करके, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में कि मैम कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या अंतर है, ये एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। बट मेरे को लगा कि आपके इस कंफ्यूजन को मेरे को दूर करना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है। देखो दोनों में ही ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एंड हियर ऑल्सो द ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। तो अंतर क्या है मैम, यहाँ पे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है एंड हीट होता है, ठीक है ना। कॉम्बशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ भी हीट वीट कुछ नहीं होता है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है रस्ट का फॉर्मेशन है, जितनी भी आयरन की चीजें होती हैं उस पर रस्ट जम जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉपर पे ग्रीन कलर का रस्ट होता है, सिल्वर पे भी ब्लैक कलर का रस्ट होता है, ओके। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, इसी चैप्टर में लास्ट में मैं पढ़ाऊंगी कोरोजन वाले पार्ट में, ओके। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तो जनरली मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है नॉन मेटल है, गैस है ना, और ये मेटल है तो मेटल के साथ ही कंबाइन होगा नॉन मेटल, तो ये मेटल ऑक्साइड बना देता है, राइट। लेकिन जब इस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं किसी भी चीज को, ओके, तो फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट रिलीज होता है। जैसे कि कैंडल को ही आपने बर्न किया था तो निकला था ना कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट एंड लाइट निकला था ना, ओके। तो ये याद रखना, जब भी हम लोग आग में जलाते हैं किसी चीज को तो कंबसन रिएक्शन बोलते हैं, वहां पे भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं जल सकता, फायर नहीं जल सकता, ओके। और वहां पे गैस निकलता है CO2 H2O, हीट प्लस लाइट। लेकिन जब भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन कंबाइन करता है उस मेटल के साथ, तो बना देता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, उसको रस्ट भी आप कह सकते हो। सो नाउ यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कंबशन रिएक्शन के, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, ये तो आपके पहले वाले पेज में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी के, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ओके। तो देखो इसमें थोड़ी सी स्टोरी है, वो स्टोरी को ध्यान पे रखना, इसी की वजह से मैंने आपको भी डिफरेंस बताया था कंबशन एंड ऑक्सीडेशन में। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, जब भी आप मैग्नीशियम मेटल को खुला छोड़ दोगे ना तो कुछ दिन बाद उसमें खुद ही ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, और बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगा ऑक्सीजन का, राइट। अब ये जो लेयर चढ़ गया है, अब इसको जलाना है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीजन वाले लेयर को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाले लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे, मान लो ये रिबन है तो इसको रब करेंगे सैंड पेपर से। अब आपका एनसीईआरटी यही क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब किया जाता है जलाने से पहले, तो भाई जब मैग्नीशियम रखा हुआ था, मैग्नीशियम का रिबन, तो उस पर तो ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्साइड की लेयर को हटाना पड़ेगा ना, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रब करेंगे सैंड पेपर से, ठीक है। तो हमने जब इसको रब किया सैंड पेपर से तो क्या हो गया बच्चे, मैग्नीशियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से ऑक्सीजन को कंबाइन करवाएंगे, बट यहाँ पे अब हम लोग कंबसन करवा रहे हैं, जला रहे हैं, अब इस मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं, तो जलाएंगे तो फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, लेकिन इस बार ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा ये क्या होगा, स्लैश होगा, यानी कि राख होगा, ठीक है, ये राख होगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया और सारी बातें समझा भी दी कि ऑक्सीडेशन और कंबसन में क्या डिफरेंस है।
यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है ना, इस इक्वेशन को मैं बैलेंस कर देती हूँ। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी के दोनों को तो मैंने बैलेंस किया था, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया था। अब ठीक है, चलो फिर इतनी बात आपको समझ में आई क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन? राइट, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना बच्चे, तो वीडियो को वापस से पॉज करो, उसके बाद से वापस से बैक जाओ, फिर से रिज्यूम करके देखो, ठीक है ना, क्योंकि मैं वापस से रिपीट करूंगी, आपका टाइम जाएगा। तो यूट्यूब पे पढ़ाने का यही तो फायदा है ना, कि आप वापस से उसको करके देख सकते हो, है ना, बैक करके देख सकते हो। फिर भी वो कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे को कॉमेंट में बताना, मैं वहां पे समझा दूंगी। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, ये वाला आपके घर की पुताई का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, पेंटिंग घर के पुताई का एग्जाम्पल है। अब दशहरा में करवाओगे ना पुताई, दिवाली में, तो देखो ये तो मैंने बताया ना, अभी जस्ट बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर बताया था ना। ओके, चूना पत्थर में हम लोग जब पानी मिलाते हैं तो वो बन जाता है चूना पानी। ओके, स्लैग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर भी कह सकते हो, इसके साथ हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, अब इसके आगे मैंने नहीं बताया था, तो अब सुन लो। अब ये जो स्लैग्ड लाइम है, यानी कि लाइम वाटर है, इस स्लैग्ड लाइम में ये जो पुचारा तो हो गया दीवार पे, मान लो ये दीवार है, इस पे पुचारा तो हो गया। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया है क्या, जब भी दीवार पे पुताई करते हैं हम लोग, तो क्या तुरंत से इस दीवार पे लाइटनिंग आ जाती है क्या? नहीं आती है। 1 या 2 दिन तक तो बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा लगता है कि पुताई हुआ ही नहीं है। ओके, और आप पापा से बोलते हो, मैं पापा क्या पुताई किए अंकल, पुताई दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल गलत बच्चे, पुताई आपको तब दिखेगी ना जब इसमें का वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड यहाँ पे CO2 से कंबाइन होगा। ठीक है, ये स्लैग लाइम जो है, जो पुचारा हुआ है दीवार पे, वो CO2 से कंबाइन होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे CO2 हैं, तो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। और जब ये CO2 से कंबाइन होने में कुछ समय तो लगेगा ना बच्चे, 2-3 दिन, तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, और इसके साथ साथ वाटर तो रिलीज हो गया, वाटर तो इवेपोरेट हो गया ना, उड़ गया, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि आपका दीवार इतना व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। राइट, ओके। अच्छा, एक और बात आपको पता है क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, ये मार्बल का भी फॉर्मूला है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सब याद रखना। ठीक है, ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला की दृष्टि से। यहाँ पे पूछा जाता है क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये पूछा भी जाता है कि जब क्विक लाइम में हम लोग वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, तो स्लैग लाइम बनता है। फिर स्लैग लाइम में CO2 मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे व्हाइट मार्बल बनता है। ठीक है, ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे, देखो सारे रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। कोयला को जलाते हैं तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, कार्बन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, हम लोग जला रहे हैं बच्चे, बर्निंग कर रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करोगे तो पानी बन जाएगा। राइट, अच्छा, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ये मीथेन है बाबू, मीथेन का फॉर्मूला याद रखना, इसको लिख लेना कहीं पे NCERT में। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, हालांकि आपको आगे पढ़ना है इसी 10th क्लास में ही केमिस्ट्री में, बट अभी याद रखो फिलहाल मीथेन CH4 होता है। ठीक है, और ये भी याद रखना, पिछले साल ही पूछा गया था कि नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट क्या है, कौन सा गैस है, तो मीथेन गैस। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है गैस, तो मीथेन गैस पाया जाता है, CH4। ओके, तो जब इसी मीथेन गैस में ऑक्सीजन मिलाते हैं, यानी कि बर्न हो रहा है, तो मतलब कि कॉम्बसन हो रहा है, कम्बसन करवाते, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख दिया था मैंने, कम्बसन होगा बच्चे, इसको सुधार लेना। ठीक है, मैं सुधार दूं क्या, शुरू को मैं ही सुधार देती हूँ, ये है कम्बसन। ओके, यहाँ पे भी कम्बसन हो रहा है, तो यहाँ पे कम्बसन होगा तो क्या क्या बनेगा, तो आपको तो पता है, CO2 तो बनेगा ही, H2O बनेगा ही, हीट बनेगा ही। ओके, अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, बहुत बार पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन होता है,
तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन तो होता ही है, एक्सोथर्मिक भी तो होता है ना बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं जो कि एक्सोथर्मिक होते हैं। तो आप दोनों ही आंसर दे सकते हो, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। बट ज्यादा प्रेफरेंस आप एक्सोथर्मिक को बोलना, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन, क्यों होता है? क्योंकि हीट रिलीज होता है, ठीक है ना। एटीपी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी से। ओके, देखो यहाँ पे C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, बायो में आपने पढ़ा था। चलिए, तो यहाँ पे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, इसमें ऑक्सीजन कंबाइन होता है, नाक से हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये कंबाइन होता है तो क्या बना देता है? CO2, जो कि हम लोग वापस से रिलीज आउट भी कर देते हैं। H2O भी बनाता है और बहुत सारा एनर्जी भी बनाता है, और हम लोग को लगता है कि हमारी बॉडी में हीट आ गया है, गर्मी आ गई है, हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मेरे बायोलॉजी के वीडियो में सारी की सारी चीजें मैंने बताई हैं, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, मैंने वहां पे भी लिंक डाल रखा है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? क्वेश्चन रह गया, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड एक्स है जो कि आपको दिया गया है, विच व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, और ये जो कंपाउंड एक्स जो है ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि एक्स जो है H2O से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है? स्लैग्ड लाइम बना रहा है। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट मैंने अभी बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अच्छा, when स्लैग्ड लाइम रिएक्ट्स विद गैस Y, और जब यही स्लैग्ड लाइम, अब बताओ यहाँ पे बच्चे किसी को स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला नहीं पता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। ओके, तो जब स्लैग लाइम वाई के साथ रिएक्ट करता है, कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस, न्यू वाइट सब्सटेंस CaCO3, तो मैंने तो आपको कहा ही था CaCO3 वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि एक्स और वाई क्या है, तो बस आपको तो पता है, मैंने तो कहा ही था कि ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो भर दो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर पानी मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 मिलता है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, यहाँ पे x क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो एक्चुअली यहाँ पे था, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड एक्स एंड वाई। तो एक्स हो जाए, अच्छा नेम पूछ रहा है बच्चे, ध्यान देना, यहाँ पे गलती हो जाती है, नेम पूछ रहा है तो मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्विक लाइम, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा क्विक लाइम, एंड यहाँ लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है स्लैग्ड लाइम का, तो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का फॉर्मूला अभी अगर पूछता, ठीक है ना, तो हो जाता कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसी तरीके से आंसर देना है, जो पूछ रहा है आपको वही आंसर देना है। फॉर्मूला पूछ रहा है फॉर्मूला आंसर दो, नेम पूछ रहा है नेम आंसर दो, वरना आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होते हुए भी, मतलब आंसर सही होते हुए भी आपका नंबर चला जाएगा। ओके, चलिए फिर तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने अभी जितना पढ़ाया है उतना याद रखना, ठीक है, और इसको कॉपी में नोट भी कर लेना। इसके आगे के रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद से डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग उसके बाद वाले क्लास में स्टडी करेंगे। फिर हमारा रेसिडिटी एंड कोरोजन भी हो जाएगा, यानी कि इसके बाद 3 क्लासेस में और लेने वाली हूँ इस चैप्टर के। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।